जब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की बात होती है तब मूल्य का निर्धारण उद्योग के स्तर पर होता है। और उद्योग क्या होता है? तो वो फर्मों का समूह होता है। ये क्या हुए? फर्म हुए। और ये उद्योग। उद्योग जो है निर्धारक होता है मूल्य का, अर्थात ये हुआ क्या? मेकर। और फर्म क्या करता है? उस निर्धारित मूल्य को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये हुआ टेकर। मेकर और टेकर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और एक बात और कि संयंत्र, एक और कॉन्सेप्ट आती है संयंत्र की। संयंत्र जो है वो फर्म के अंदर में काम करता है। ये डॉट डॉट जो देख रहे हैं ये संयंत्र हुआ, अर्थात प्लांट। प्लांट फर्म के अंदर काम करता है और फर्म उद्योग के अंदर काम करता है। कब? पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। और मूल्य का निर्धारण भी उद्योग के स्तर से ही होता है। अब चलिए आइए देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य निर्धारण जो होता है उसके लिए आवश्यक है कि उद्योग का मांग वक्र। आप लोग मांग वक्र से भली भांति परिचित हैं। ये डी ये मांग वक्र हुई जो नॉर्मली बाएं से दाएं ओर नीचे गिरती है। एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा होती है और वाई एक्सिस पर कीमत होता है। ठीक है। और ये हुआ पूर्ति वक्र एस एस, जो बाएं से दाएं की ओर साधारणतः ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। ये पूर्ति वक्र दीर्घकाल में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि मांग वक्र डी और सप्लाई वक्र एस किसी पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उद्योग के लिए सामान्यतः इसी आकृति की होती है। तो अब मूल्य का निर्धारण कहाँ होता है, कैसे होता है? तो उसके लिए चलिए एक ग्राफ और देखते हैं। क्या हो गई? डी मतलब मांग रेखा। और ये क्या हो गई? एस मतलब पूर्ति रेखा। तो और ये दोनों कहाँ कर रहे हैं? ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं संतुलन बिंदु, जहाँ डी बराबर हो जाती है एस के, मतलब मांग बराबर हो जाती है पूर्ति के। अर्थात जहाँ मांग पूर्ति के बराबर होगी उसी बिंदु पर उद्योग संतुलन में होगा और वहीं पर मूल्य का निर्धारण होगा। ये मान लीजिए OM है और ये OP है। तो यहाँ पर इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र की सहायता से उद्योग में OM मात्रा और OP कीमत निर्धारित हो रही है। अर्थात उद्योग OP कीमत पर OM मात्रा का उत्पादन करेगी। ठीक है। अब अगर यहाँ ये कहा जाए कि OP1 कीमत क्यों नहीं निर्धारित हो जाएगी, या फिर OP2 कीमत काहे नहीं निर्धारित हो जाएगी? इसके पीछे रीज़न ये है कि आप देखें कि OP1 कीमत अगर निर्धारित करेगी उद्योग तो क्या होगा? सप्लाई जो है, पूर्ति वस्तु की पूर्ति उसके मांग से कहीं अधिक होगी। ये हो गई क्या? मांग। और ये हो गई पूर्ति। मतलब ये इतना मात्रा, ठीक है, ये मांग का होगा लेकिन इतना मात्रा पूर्ति का होगा। तो पूर्ति जो है मांग से बहुत अधिक होगी,
जिस कारण से क्या होगा, प्राइस घटेगा। बाजार में कंपटीशन के कारण प्राइस घटेगा। पूर्ति अधिक है, बेचने वाले को अपना सामान बेचना है, जिस कारण से प्राइस वस्तु की घटेगी। और वहीं उसका उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए P2 कीमत निर्धारित होती है तो क्या होगा कि पूर्ति कम है मांग के अपेक्षा, पूर्ति कम है मांग की अपेक्षा। यहाँ देखिए ये मान लीजिए ये हो गई पूर्ति और मांग क्या हो जाती है, ये मांग पूर्ति से कहीं अधिक है, जिस कारण से क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, क्योंकि खरीदने वालों में होड़ लग जाएगी कि मैं लूँगा तो मैं लूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये ग्राफ समझे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है एक स्वतः सामंजन की प्रक्रिया हो जाती है और उद्योग संतुलन में एक निश्चित बिंदु पर ही संतुलन में होती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर मांग या पूर्ति रेखाओं में परिवर्तन हो जाए, अर्थात मांग में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो उसका क्या असर पड़ेगा संतुलन पर। मान लीजिए सॉरी मान लीजिए ये मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र SS। अगर हम पूर्ति बढ़ा देते हैं वस्तु की, ये कीमत निर्धारित हो रही है, ये मात्रा निर्धारित हो रही है। OP कीमत हो गई, OM मात्रा हो गई। अब मान लीजिए वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, जो भी रीजन रहा हो, पूर्ति बढ़ने से क्या हो जाएगी कि हमारा पूर्ति वक्र बदल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी पूर्ति बढ़ गई तो ये S1 हो जाएगी, दाईं ओर खिसक जाएगी पूर्ति वक्र। और पूर्ति वक्र घटी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ति कितनी हो गई, बढ़ के OM से OM1, और प्राइस जो है वो घट के कितना हो गया, OP से OP1। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु जो मान लीजिए E है और ये E1 है, मान लीजिए यहाँ से पूर्ति और घट जाती है, घटने से क्या होगी, मान लीजिए ये हुआ S2। अब क्या होगा, ये पूर्ति घट गई, OM से घट के कहाँ आ गई, OM 0 पर आ गई, तो पूर्ति कीमत क्या हो जाएगी, OP से बढ़ के OP 0 हो जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए ये E0, समझ रहे हैं आप। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मांग वक्र में परिवर्तन हो तब क्या होगा। इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष निकला कि अगर पूर्ति बढ़ेगी, मांग स्थिर है और पूर्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ी तो क्या हो गया, कीमत घट जाएगी। मांग स्थिर रहेगी और पूर्ति घटेगी तो कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग पूर्ति को स्थिर रखते हैं और मांग वक्र में परिवर्तन करके देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा पूर्ति वक्र है जो स्थिर है, और मांग वक्र मान लीजिए ये पहले ये था, प्रारंभिक मांग ये है और OP कीमत निर्धारित है और OM मात्रा निर्धारित है, संतुलन मर है उद्योग। अब मान लीजिए कि मांग किसी कारणवश से बढ़ जाती है, तो मांग बढ़ने पर क्या होगा, दाईं ओर विवर्तित होगी वक्र
और मान लीजिए यहाँ चली आए D1 ठीक है। तो D1 जब हुई तो क्या होगी, मांग बढ़ने के कारण कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु से मांग अगर घट जाती है और वो ये हो जाती है, मान लीजिए D0 है और ये E0 पर संतुलन होता है, तो क्या हो जाएगा, कीमत भी घट जाएगी। ठीक, सापेक्षता ये मात्रा भी घटेगी। इस वक्र से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस वक्र से निष्कर्ष निकलता है कि अगर पूर्ति स्थिर है तो क्या होगी, अगर मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, कीमत, मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और मांग घटेगी तो कीमत घट जाएगी। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ देखते हैं कि अगर दोनों वक्र समान अनुपात में परिवर्तित हो या दोनों एक साथ बढ़ जाए तब क्या होगा। ये मान लीजिए क्या है, डिमांड वक्र है उद्योग का, और ये है पूर्ति वक्र। ठीक है, और मान लीजिए पहले क्या होता है कि मांग वक्र बढ़ जाती है और फिर पूर्ति वक्र बढ़ जाती है। मांग भी बढ़ गई है और पूर्ति भी बढ़ गई है, वो भी लगभग समान अनुपात में। तो क्या होगा, ये देखिए, कीमत सेम रह गई है, भले पूर्ति यहाँ बढ़ गई है। पहले OM थी पूर्ति, अब वो कितना हो गई, OM हो गई, जबकि कीमत सेम रह गई OP। ठीक है, लेकिन पूर्ति जो है OM से बढ़कर OM1 हो गई। कारण क्या था कि जितना मांग बढ़ा उसी के सापेक्ष पूर्ति भी बढ़ गया। ठीक है, इसी फंक्शन के कारण मार्शल महोदय ने इसको क्या कहा, कैंची। ठीक है, कैंची का दो फलक का। ठीक है, कैंची के दो फलकों से तुलना किया मार्शल महोदय ने, डॉक्टर मार्शल ने, मांग वक्र और पूर्ति वक्र की। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में होने वाले मूल्य निर्धारण को समझे होंगे। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में उद्योग जो है क्या होता है, मूल्य का निर्धारक होता है। ठीक है, कितना निर्धारित हो रहा है मूल्य, मान लीजिए ये OP है, कीमत कितनी निर्धारित हो रही है, OM। ठीक है, तो ये क्या है, ये उद्योग है। हम लोगों ने फर्म के बारे में क्या पढ़ा था, फर्म वाले चैप्टर में, कि फर्म क्या है, प्राइस टेकर, उद्योग क्या है, मेकर, और ये टेकर। कीमत
ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखने में आसानी होगी। ये फर्म है, ठीक। ये जो निर्धारित हुई ओपी कीमत, उसी को फर्म जो है एक्सेप्ट करता है और उसको अपना क्या मानता है, एआर वक्र, ठीक है। मतलब ये क्या हो गई, प्राइस रेखा भी हो गई, एआर एवरेज रेवेन्यू प्राइसिंग होती है, और यही डिमांड वक्र भी होती है इसकी, और यही एमआर वक्र भी होती है। ये सारा कुछ हम लोगों ने आगम विश्लेषण में जाना था कि एआर ही प्राइस क्यों है, प्राइस ही डिमांड क्यों है, डिमांड ही एमआर वक्र क्यों है, ठीक है। तो और संतुलन कहाँ पर होता है, जहाँ एमसी वक्र नीचे से काटती है, ठीक है, वहाँ पर वस्तु जो है, फर्म जो है अपना संतुलन स्थापित करता है। मतलब फर्म जो है यहाँ पर मान लीजिए ये ओएम है, तो ओएम मात्रा उत्पादन करके संतुलन में होगी अगर उसका सीमांत लागत वक्र ये है, ये एमसी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में मूल्य का निर्धारण और उद्योग फर्म के बीच संबंध को समझा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मूल्य निर्धारण में, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में समय तत्व का क्या महत्व है। मार्शल महोदय ने इसकी चर्चा सर्वप्रथम की थी, तो उसका इस मूल्य निर्धारण में क्या महत्व है, उससे पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार का मूल्य किस प्रकार प्रभावित होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि उद्योग, हम लोगों ने फर्म का संतुलन तो देखा, जाना, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उद्योग का संतुलन जो होता है उसकी क्या क्या शर्तें हैं। फर्म के संतुलन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में जाना था, तो ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।